आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 है कि छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर है। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार की प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्र गंभीर है। नेक्स्ट है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला है संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, तो ये सही है। सेकंड है कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में है, तो ये दूसरा ऑप्शन सही है। थर्ड है कि गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई, ये भी, तो इसीलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्साई यानी कि आउटलियर है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभिन्नति से हुई है। स्वेज के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीपीय के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्त पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से ये अग्रगर्त धीरे धीरे भरता रहा। बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। बाकी गारो, खासी और जैंतिया मेघालय पठार का अंश है। भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स के भाग हैं जो पूर्वोत्तर भाग का अंग है, जबकि गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है, तो ये है टाइटेनियम। जो इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है वो कौन से खनिज है, तो टाइटेनियम। बात करें इल्मेनाइट FeO, एवं रूटाइल TiO2 टाइटेनियम के दो प्रमुख खनिज हैं। ये खनिज भारत के तटीय क्षेत्रों में सौराष्ट्र तट यानी कि गुजरात से लेकर दीघा तट यानी कि पश्चिम बंगाल के विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है भारत की तट रेखा। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई जो है 22.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। भारत की संपूर्ण तट रेखा अर्थात द्वीपों के साथ 7516.6 किलोमीटर है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट जो है सह्याद्री कहलाते हैं। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। केरल में इसे सहपर्वतम के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो वो हो जाएगा ई ऑप्शन। अगर देखें तो नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। नाथुला की ऊंचाई 14,450 फीट यानी कि 4,404 मीटर। जोजिला की ऊंचाई 11,57,8 फीट। रोहतांग दर्रा की ऊंचाई 13,044 फीट यानी कि 3,978 मीटर तथा खैबर दर्रा की ऊंचाई 3,510 फीट है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान यानी कि 5,890 मीटर है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप टापू अवस्थित है।
तो ये ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप अरब सागर में द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है, जबकि इनमें से केवल 10 ही आबाद हैं। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन द्वीपी और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। कावरती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कावरती द्वीप पर ही स्थित है। नेक्स्ट है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। तो ये हो जाएगा द्वीपों का समूह लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल भित्ति का है। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है। भारत में महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो हो जाएगा डी ऑप्शन। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अगर देखें कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत, तो मध्य प्रदेश जो है 25.14%, जो कि 77,493 वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश का 66,43 वर्ग किलोमीटर यानी कि जो है 79.33%। छत्तीसगढ़ का 55,71 वर्ग किलोमीटर 41.21%। उड़ीसा 52,156 वर्ग किलोमीटर, ये 33.50%। महाराष्ट्र की बात करें तो 50,798 वर्ग किलोमीटर 16.51%। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो ये हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी दोदा बेटा यानी कि लगभग 2,637 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, तो ये हो जाएगा कार्डेमम पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई करीब 1500 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीकृत घाट है, जहाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुडी यानी कि अन्नामलाई पर्वत चोटी है। नीलगिरी के दक्षिण में है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डेमम यानी कि इलायची की पहाड़ियाँ हैं, जो कन्याकुमारी के नज़दीक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, तो ये हो जाएंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, जिसका वर्ग किलोमीटर है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश का 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र का 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, तो ये हो जाएगा बिहार। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य था। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया, परंतु जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात बिहार का स्थान पुनः 12वां हो गया है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो संकेंद्रित कहाँ पे? संकेंद्रित ये जो है दक्षिण भारत के जो है निम्नलिखित भागों में से द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः जो है दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। द्रविड़ियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में संकेंद्रित है। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और जो है तुलु प्रमुख है। द्रविड़ियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिण पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं।
नेक्स्ट है कि हरियाणा राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। फिर हम आगे देखें, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। फिर भील जाति जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान प्रांतों में अधिवासित है। फिर अगला है कि निम्नलिखित में से जनजातीय और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो ये डी वाला नहीं है। बाकी भील गुजरात, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोटा तमिलनाडु। बात करें भील, तो भील जनजाति गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि में पाई जाती है। गद्दी जनजाति जो है ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कोटा जो है ये तमिलनाडु, टोडा तमिलनाडु, इसीलिए टोडा तमिलनाडु की जनजाति है। फिर अगला क्वेश्चन है कि देवप्रयाग मतलब निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं भागीरथी जो है देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनाती है। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है, मतलब स्थित प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक है। नेक्स्ट है भारत में हियरलुंग जंगबो नदी को जो है ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन देखिए, तो भारत में हियरलुंग जंगबो जियांग नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी तिब्बत में सांगपो तथा बंगाल में जमुना कहलाती है। नेक्स्ट है तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंग, हंसदो, ईब, मांड आदि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि ए और बी दोनों, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी कृष्णा तथा कावेरी। तो ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है कौन कौन, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा और कावेरी। बात करें गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा तथा ब्राह्मणी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट है कि गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं। उत्तरी कोयल झारखंड में बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिणी भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, यानी कि पहले यमुना हो जाएगा जो पटना के पास मिलती है। अगला देखें तो दक्षिणी कोयल नदी झारखंड व उड़ीसा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है, जो उड़ीसा के राउरकेला के पास शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। बराकर नदी दामोदर नदी के मुख्य सहायक नदी है, जो झारखंड के कोडरमा पहाड़ से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर नदी में मिलती है। दामोदर हुगली नदी से मिलती है। इस प्रकार बराकर, उत्तरी कोयल, गंगा नदी घाटी की उपनदियाँ है। इस तरह जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। तो सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के जो है पटना जिले में स्थित है। फिर नेक्स्ट है कि उत्तरकाशी शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण होता है, अतः उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से है, न कि गंगा से। फतेहपुर, भागलपुर व कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि लेह एक सबसे सूखा स्थान है। लेह भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। वर्षा का क्षेत्र यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है।
नेक्स्ट है अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। कौन? अमृतसर और शिमला। परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है तो ये है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर 31 डिग्री 29 मिनट से 32 डिग्री 3 मिनट एवं शिमला 30 डिग्री 45 मिनट से 31 डिग्री 44 मिनट जो है 44 नॉर्थ लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता का होना है। अमृतसर की ऊंचाई तल से 175 से 200 मीटर है, जबकि शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। क्षौम मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट आती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का लगभग 75% हिस्सा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है दुमटी यानी कि लोम मिट्टी में मिट्टी का जो है सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं। सामान्यतः दोमट मिट्टी जिसे लोम सॉयल में जो है 40% बालू के कण, 40% मृतिका के कण एवं 20% गाद के कण पाए जाते हैं। पौधों को सबसे अधिक पानी जो है वो चिकनी मिट्टी से मिलता है। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी जो है इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद, 50% तक मृतिका व बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है, जिसे जल क्रांति हो जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से जो है त्रिवेणी नहर बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कि दिए गए कोड की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऊंचाई उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है बात करें भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीक प्रयोगों को बढ़ावा देना यानी कि ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसीलिए हरित क्रांति में उपयुक्त चारों घटक समाहित है। फिर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा जो है निम्नलिखित में से कोई नहीं है उपयुक्त से एक से अधिक। बात करें कि जो है भारत में 60 से लेकर 70 के दशक में बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशकों और पादप संरक्षण तकनीकों के उत्पादन, विकास और प्रयोग में वृद्धि हुई। इससे देश में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। नेक्स्ट है इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी हरित क्रांति से, नीली क्रांति से, श्वेत क्रांति से। नेक्स्ट 2000 में केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस नई नीति के तहत इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र में संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति व खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति। नेक्स्ट है काली क्रांति संबंधित है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा कच्चा तेल उत्पादन। काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से है। अन्य प्रमुख क्रांतियाँ तथा उनके उत्पादन इस प्रकार हैं, जैसे गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। पीली क्रांति